हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कर्ता कारक। कारक को जो पहचानने के तरीके थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे, कारक के इंट्रोडक्शन में, कि किस तरीके से हम कारक को पहचान सकते हैं। हर एक कारक के लिए इंडिविजुअल चिन्ह रहते हैं, लेकिन यहाँ जब हम इंडिविजुअल कारक को पढ़ने वाले हैं उसमें जो चिन्ह के साथ में आपको आइडेंटिफाई करना है वो बहुत ईजी है। सीधा लिखा हुआ है उस कारक चिन्ह से संबंधित उस कारक से संबंधित कोई भी चिन्ह वाक्य में, और आपने वो आइडेंटिफाई किया और तुरंत उसका उस हिसाब से जो विभक्ति लगेगी वो विभक्ति लगा के उसको ट्रांसलेट कर दिया, या करेक्ट करना था ट्रांसलेशन करेक्ट कर दिया, मीनिंग निकाल लिया, जो भी आवश्यकता थी वो कर ली कंप्लीट। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चिन्ह देखकर ही हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ पे कौन सा कारक लगे। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ चिन्ह से अलग या फिर किसी अन्य चिन्ह का प्रयोग है। वाक्य में लिखा है कुछ लेकिन हम लगा रहे हैं विभक्ति में कुछ। ये जब स्थितियां बनती हैं उस समय के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको हम हर एक कारक की विभक्तियां पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, तब आपको वाक्य शुद्ध करने के लिए पूछा जाए, तब आपको ये कुछ स्पेशल जो चीज़ें वो जरूर पता होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी, लेकिन जहाँ पर स्पेशल चीज़ आने वाली होती है वहाँ पर हमें स्पेशल वीडियो बनाना पड़ता है, और उन स्पेशल वीडियो में हम स्पेशल नियम्स जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक जब भी बोलें द्वितीय विभक्ति बोलें तो कर्म कारक। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी कर्म कारक होगा उस शब्द, उस संज्ञा या सर्वनाम की द्वितीय विभक्ति लगेगी। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, इन तीनों में से किसी भी स्थिति में लग सकती है अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है वो किस हिसाब से है। बाकी लगेगी द्वितीय विभक्ति ही जहाँ भी कर्म कारक होगा। तो यह कारक द्वितीय विभक्ति के साथ होता है। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। तो जहाँ पर भी वाक्य में को लिखा हुआ है वहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति लगाना है, और कर्म कारक है वहाँ पर ये आइडेंटिफाई होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान है कि वाक्य में को लिखा हुआ, घर को जाता है, तो सीधा पता है कि ग्रह, जो घर है उसको संस्कृत में ग्रह बोलते हैं, और जब पीछे को लगा हुआ है घर के तो वहाँ पर घर का जो रूप बनेगा, विभक्ति बनेगी, वो द्वितीय विभक्ति बनेगी। तो सिंपल ग्रह की जो द्वितीय विभक्ति है वो क्या हो गई? ग्रहम। प्रथम विभक्ति जो थी वो ग्रह थी, द्वितीय विभक्ति क्या हो गई? ग्रहम। तो हमने सिंपल ग्रहम गच्छति लिख दिया। ठीक है। दूसरा है, कई स्थानों पर क्या है, कारक चिन्ह स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उनके लिए कुछ नियम है। वहाँ पर हम कौन कौन से नियम है वो पढ़ेंगे अब आगे। और संस्कृत व्याकरण में कर्म कारक के आइडेंटिफिकेशन यूज के लिए जो नियम है वो भी पढ़ेंगे हम आगे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अनेक बार अन्य विभक्तियों के स्थान पर भी होता है। मतलब हमको दिख रहा है हिंदी में या चिन्ह के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सप्तमी लगनी चाहिए, यहाँ षष्ठी लगनी चाहिए, यहाँ संप्रदान लगना चाहिए, पर वहाँ पे सब नहीं लगा है वो वाली विभक्ति। वहाँ पे द्वितीय विभक्ति इन्होंने कर्म कारक लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, किस बेस पे लगाया हुआ है, वो बेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले है इसका जो, देखिए सूत्र मैंने संस्कृत के सिर्फ इसलिए लिखे हैं आप लोगों को ये समझने के लिए कि कोई भी चीज़ मन से नहीं बताई जा रही है। जो जैसा व्याकरण शास्त्रों में लिखा है उसी को ही हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया कर्तृत्वम कर्म, तो ये जो सूत्र है वो कर्म कारक का है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं यदि आपके लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये इसका संस्कृत का सूत्र है। आपको अगर लेंथी क्वेश्चन में आ जाता है आंसर लिखने के लिए तो आप इसको जरूर लिखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी मार्किंग हो सकती है। कर्ता जिस कार्य को करने में या करने की इच्छा से कार्य करता है वह कर्म कहलाता है। अभी देखिए हर एक वाक्य में, वाक्य क्या है, जीवन में हम जितनी भी बातें करते हैं, जैसे मैं यहाँ कितनी बातें भी कर रही हूँ, या मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं कौन हूँ? मैं कर्ता हो गई ना। मेरी क्रिया क्या हो गई? पढ़ाना हो गई ना। किसको? स्टूडेंट्स को, या जिसको भी नीड है उसको। तो वो जो सामने वाले हैं जिसके लिए किया जा रहा है वो कर्म हो जाएगा। तो मेरा जो इच्छित कर्म है, जो मेरा इच्छित काम है वो क्या है? छात्रों को पढ़ाना। किसके माध्यम से? पढ़ाने वाली क्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर आप समझें तो कर्ता मैं हो गई, क्रिया जो हो गई वो पढ़ाना हो गई। किसको? छात्र को। तो छात्र की क्या हो जाएगी? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इस परिभाषा में सिंपल है कि कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है वो जो कार्य करने की इच्छा रख रहा है या जो कार्य करने वाला है उसको ही, या उस क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ने वाला है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? जो पढ़ेगा उसके ऊपर पड़ेगा। अच्छा पढ़ा रही होंगी तो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नहीं पढ़ा रही होंगी तो अच्छा नहीं पढ़ेगा। आप मुझसे कुछ सीख पाएंगे तो अच्छा है, तो कुछ आपको मिलेगा। किस वजह से मिलेगा? क्योंकि मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो परिभाषा क्या हुई? कर्ता जिस कार्य को करने में या करने की इच्छा से कार्य करता है वहाँ पर कर्म होता है।
ठीक है। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ता है, बहुत कॉमन सा उदाहरण है। वह पुस्तक, तो वह करता है, पढ़ना सी क्रिया है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। जब भी आप सीधा क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह ही कर्म होगा। कर्म को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा ट्रिक है। करता वह, पढ़ना क्रिया, क्वेश्चन मार्क लगाया, वह क्या पढ़ना चाहता है, वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। तो वह क्या पढ़ना चाहता है, सीधा क्वेश्चन किया, आंसर क्या आया, पुस्तक, तो कर्म क्या हो गया, पुस्तक, ठीक है। तो इस तरह आप वाक्य में प्रयोग क्रिया के माध्यम से जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो प्राप्त होगा वह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो चाहने वाला कार्य होता है वह जो है वह ही कर्म है। अब जो सब्जेक्ट है उसमें जो बहुत, अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कॉम्प्लेक्स में 2-3 चीज़ें हो रही हैं, पर उसमें जो सबसे अभीष्ट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो रही है उसको, जिसको करने के लिए कर्ता ने एक्शन स्टार्ट किया है, वहाँ पर ही उससे संबंधित चीज़ों में ही कर्म संज्ञा होती है। आप, हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया कि कर्म जो है उसको क्या बोलते हैं। पहला जो सूत्र था उसमें कर्म की डेफिनेशन ही बताई थी एक तरीके से। अब दूसरा जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया का मतलब यह है कि कहाँ कहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग सकती है, कहाँ कहाँ पर कर्म कारक लग सकता है, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए कर्मणि द्वितीया। अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्म मतलब कौन से कर्म होते हैं, गौण कर्म। गौण कर्म मतलब कि सेकेंडरी कर्म। एक होता है प्रधान कर्म और एक होता है जहाँ पर भी वाक्य में एक प्रधान कर्म है और एक सेकेंडरी कर्म, मतलब एक मेन काम हो रहा है, उसके एसोसिएशन में दूसरे काम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप रास्ता चल रहे हैं तो आप रास्ते पे चलना जो है वो आपका मेन काम है, लेकिन रास्ते में पड़े कीचड़ से आपके कपड़े खराब हो गए, या जो तनके पड़े हुए हैं या झाड़ पड़ी हुई है उससे कोई आपको छूते हुए, टच करते हुए जा रहे हैं आप, वो सेकेंडरी काम हो गया। प्राइम काम क्या हुआ कि आप चल रहे थे, जैसे आप खाना बना रहे थे और आपके हाथ जल गए, तो खाना बनाते समय हाथ का जलना, तो खाना बनाना मेन एक्शन था, उसके दौरान हाथ जल गया, वो सेकेंडरी एक्शन हो गया। तो इस तरीके से सेकेंडरी जो एक्शन होता है उसके बताने में भी कर्म कारक यूज होता है, वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति ही लगती है, ठीक है। तो धातुओं में अब ये इस कर्मणि द्वितीया में क्या है, कुछ धातुएं हैं, धातुएं टोटल बहुत सारी होती हैं, 2000 के आसपास धातुएं होती हैं। उसमें से कुछ धातुएं द्विकर्मक धातु होती हैं। हमने धातु वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि धातुओं कितने प्रकार होते हैं, उसमें द्विकर्मक धातुएं होती हैं। द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, 16 होती हैं, ठीक है। तो उनका जब प्रयोग होता है, वो द्विकर्मक धातुओं का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपको सिंपली आप 16 धातुएं याद कर लीजिए और उन 16 धातुओं में द्वितीय विभक्ति लगनी है, ये याद कर लीजिए। उसमें अकॉर्डिंग टू साइन कुछ भी आ रहा हो, चाहे वहाँ पे अपादान आ रहा हो, चाहे संप्रदान आ रहा हो, चाहे करण आ रहा हो, कोई भी चिन्ह आ रहा हो, आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। कब, जब वो 16 धातुओं का प्रयोग वाक्यों में हो। अब कौन सी 16 धातुएं वो हम आगे देखते हैं। ये यहाँ से शुरू किया है, तो दोह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, जी, सास, मंथ, मुश, नी, ह्र और है क्रश और वह, इतने जो हैं वो 16 धातुएं हैं, ठीक है। इन 16 धातुओं को पढ़ने के लिए सिंपल मैंने एक एक वाक्य बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए कि आप उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सभी वो उदाहरण वो हैं जो संस्कृत के उसको समझाने के लिए खुद अष्टाध्यायी में लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या है, दोह, दोह मतलब क्या होता है, दोहना। दोहना मतलब क्या होता है, गाय को से जब दूध निकालते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं दोहना, ठीक है, हाथों से जो दोहते हैं। तो क्या लिखा है वाक्य में, ग्वाला धेनुम दुग्धम दोग्धी, ग्वाला गाय से दूध को दोहता है। तो दो क्रियाएं कैसे हो रही हैं, सबसे पहले तो ये समझना है। ग्वाला कर्ता हो गया और दोहना हो गई क्रिया। दो से एक क्रिया तो हो रही है, ग्वाले के माध्यम से मेन क्रिया हो रही है जो दोहना, ठीक है, वो अपने हाथों से गाय से दूध निकाल रहा है। दूसरी क्रिया कौन कर रहा है, गाय कर रही है कि गाय से दूध को अलग हो रहा है, ठीक है। दो एक्शन हो गए ना, कि एक तो ग्वाला खुद अपने हाथों से दूध दोह रहा है, दूसरा गाय से दूध अलग हो रहा है, तो दो चीज़ें हो गई। तो गाय से दूध अलग हो रहा है तो कहने के लिए तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, अपादान होना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन की बात हो रही है। तो गाय में जो है वो पंचमी विभक्ति आनी चाहिए, धेनु आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, धेनुम आया है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दोग्धी जो है शब्द है, जो दोहना जो शब्द है, जो धातु है वो आई है। वो क्यों, क्योंकि ये द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्यों, क्योंकि दो कर्म एक साथ हो रहे हैं, एक प्रधान कर्म हो रहा है दोहना और एक सेकेंडरी कर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमको द्वितीय विभक्ति लगानी है।
ठीक है। अपादान लगना चाहिए नियम के साथ। जैसे अगर आप ये नियम नहीं पढ़ोगे कि ये ऐसा भी नियम होता है कि जहाँ पर द्विकर्मक धातु होती हैं वहाँ पे, तो आप सिंपल देखोगे ग्वाला गाय से दूध को दुहता है, तो आप सिंपल सोचोगे कि अरे गाय से दूध अलग हो रहा है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा देनी चाहिए। अगर आपको संस्कृत में हिंदी से संस्कृत करने आ गया, अगर संस्कृत का ऐसा वाक्य लिखा है ग्वाला धेनुम दुग्धम दोहती, तो आप हिंदी निकालोगे इसकी ग्वाला गाय से दूध को दुहता है, तो से आ गया है और से में ये अलग हो रहा है, तो यहाँ पे वैसा पंचमी विभक्ति आ जानी चाहिए। तो उन्होंने गलत लिखा है धेनुम, इसको आप हटा के यहाँ पर धेनु कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ये 16 धातुएं में आए वहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। आपको अपने आप ही दो कर्म दिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, धेनुम और दुग्धम, दो कर्म दिख रहे हैं। ग्वाला दुग्धम दोहती अकल होता, अगर सिंगल अगर यूज़ होता तो कैसा होता, ग्वाला दुग्धम दोहती, लेकिन दो कर्म होंगे यहाँ पर, क्योंकि द्विकर्मक धातु हैं, तो हर जगह इन धातुओं के साथ में आपको दो कर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। याच, याच मतलब क्या होता है, मांगना। तो हरिम वली वसुधाम याचते, हरि वली से वसुधा मतलब जमीन को मांगते हैं, तो मांगना और बलि का देना, ये दो क्रियाएं हो गई। तो बलि मांगना क्या होता है, दान की स्थिति में तो पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लग रही है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग रही। बलिम में भी बस, तो यहाँ पे भी दो कर्म है, बलि ये कर्ता हो गए, ये क्रिया हो गई, तो जितने भी बचे जो ये दो बचे हैं वो क्या हो गए, कर्म हो गए, वलिम और वसुधा। पच मतलब पकाना होता है, तो माता तंडुलान ओदनम पचती, तो माता कर्ता हो गई, पचती क्रिया हो गई, ओदनम और तंडुलान। ओदनम क्या होता है, भात होता है और तंडुलान मतलब होता है चावल। तो बहुत सारे चावल है इसलिए बहुवचन में लिया है, तंडुल का द्वितीय विभक्ति का ही बहुवचन है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है तंडुल तंडुलव तंडुलान, ऐसा नहीं है कि ये कोई और दूसरा वचन लिया हो, द्वितीय विभक्ति का ही बहुवचन लिया हुआ है। वैसे तो यहाँ कर्ण होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि चावल से भात बन रहा है। ठीक है, तो चावल को कच्चे चावल पकाएंगे तो भात बन जाएगा, तो जो साधन है वो क्या है, कच्चा चावल है। लेकिन यहाँ पर कर्ण कारक का यूज़ ना होकर द्वितीय विभक्ति का ही यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पच धातु है, तो जहाँ पर भी द्विकर्मक धातु होंगी वहाँ पे दो कर्म होंगे, उन दोनों कर्मों की समान विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति। ये सभी भी उदाहरण ऐसी के। दंड मतलब होता है सजा देना। गर्गान चौरम शतम दंडति, गर्ग ने चोर को 100 रुपये का दंड दिया, तो यहाँ पर अपादान होना चाहिए क्योंकि दंड देने की बात हुई, लेकिन नहीं है यहाँ पर भी चौरम और शतम दो कर्म आए, द्वितीय विभक्ति लगी। सिंपल है इसकी ट्रिक, आप ये 16 विभक्ति याद कर लीजिए, ये 16 धातुएं याद कर लीजिए। इन धातुओं के साथ में जो भी वाक्य है वहाँ पर आपको जो भी कर्म कर्ता और क्रिया के अलावा जो भी कर्म दिख रहे हैं उन सब में द्वितीय विभक्ति लगानी है। रुद्ध मतलब होता है रोकना। राजा शत्रुन दुर्गम रुदति। पृच्छ मतलब पूछना। शिवा मित्रम पंथान पृच्छति, शिव ने अपने मित्र से रास्ता पूछा। ठीक है, मित्र से आ रहा है यहाँ पर। ची मतलब होता है तोड़ना। वृक्षम फलानी अविचनोति, वृक्ष से अलग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पंचमी विभक्ति आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रहा है। फलानी बहुवचन का है, लेकिन यहाँ पे फलानी जो है वो बहुवचन का द्वितीय विभक्ति का यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वृक्षम में भी द्वितीय विभक्ति और फलानी में भी द्वितीय विभक्ति हो रही। ब्रू मतलब होता है बताना। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, यहाँ पे भी शिष्यम और धर्मम में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जी मतलब जीतना। साहा देवदत्तम शतम जयति, उसने देवदत्त से 100 रुपये जीते, तो उसने मतलब वह कर्ता, जीतना क्रिया, देवदत्त से 100, तो जो मेन कर्म था वो 100 रुपये जीतना था। किससे, देवदत्त से जीत लिए, तो देवदत्त और शतम दोनों में कर्म हो गया। ये प्रधान हो गया 100 रुपये जीतना, और देवदत्त अप्रधान हो गया, और दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में आएगा। प्राइमरी जो एक्शन है वो और उसके साथ में एसोसिएट है। जैसे किसी को कोई चीज़ जीतनी है, जैसे किसी को 100 रुपये जीतने, तो वो 100 रुपये जीतना उसका मेन एक्शन है कि मुझे तो 100 रुपये जीतने हैं। किसके माध्यम से जीतने हैं, वो जो माध्यम बना वो वहाँ पर आपको कर्म को ही ले लेना है, वहाँ पर वो सेकेंडरी एक्शन हो रहा है। देवदत्त ने भी दिए ना, देवदत्त ने 100 रुपये दिए तभी तो उसने वो जीते। तो इस तरीके से जब दो क्रियाएं एसोसिएट हो जाती हैं वहाँ पर, तो ये विभक्ति इस टाइप की धातुओं का प्रयोग होता है। सास मतलब होता है उपदेश देना। तो क्या बोले, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु ने शिष्य को लिए धर्म का आदेश दिया। तो गुरु ने क्या किया, शिष्य के लिए किया, क्या किया, धर्म को बताया। तो इस तरीके से दो कर्म हो गए, शिष्यम और धर्म। मंथ मतलब मथना। सुधाम क्षीर सागरम मथती, क्षीर सागर से अमृत निकालने के लिए मंथन हुआ, तो ये सुधा के लिए और क्षीर सागर का मथना, ये दो चीज़ें हो गई। मुश मतलब चुराना। देवदत्तम शतम मुशनाती, देवदत्त ने 100 रुपये चुराए, तो देवदत्तम और शतम ये दोनों में द्वितीय विभक्ति लग गई। नी मतलब ले जाना। कृषिका धेनु, नी ह्र कृष और वह, इन तीनों का मतलब एक ही, मतलब इन तीनों का जो प्रयोग है वो एक ही साथ बताया है, एक ही तरीके के उदाहरण में बताया है, जिससे यहाँ समझने में ईजी होता है।
नी मतलब ले जाना, रे मतलब हरना, हरना मतलब ही किसी को ऐसे हरण करके ले जाना, वो किडनैप। कृष मतलब खींचना और वह मतलब ले जाना। तो कृष का मतलब होता है किसान, धेनुम ग्रामम नयति, गाय को गांव में ले जाते हैं। कृषक धेनुम ग्रामम हरति, कृष का धेनुम ग्रामम कर्षति, कृष का धेनुम ग्रामम बहति। तो यहाँ पे धेनुम में, ग्रामम में और दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। धेनु एक एक्शन कर रही है और एक किसान एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एक प्रधान कर्म है किसान वाला और धेनु वाला जो वो सेकेंडरी एक्शन है। तो इसीलिए ये दोनों द्विकर्मक, ये जो उदाहरण है वो द्विकर्मक धातुओं के हैं और दोनों के साथ में इसमें चलेगा। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कि हम आपको 16 जो धातुएं हैं उनको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और उन जब लर्न कर लेंगे तो उसमें दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक तो उसमें दो कर्म होंगे, एक प्रधान कर्म और एक अप्रधान कर्म, और उन दोनों में आपको द्वितीय विभक्ति लगी हुई मिलेगी तो वो सीधा सीधा आपको पहचानने में ईजी हो जाएगा। आपको जब भी कोई वाक्य आए आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्रिया कहीं द्विकर्मक तो नहीं है, सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर द्विकर्मक क्रिया है तो फिर उसको उस हिसाब से समझना है। कर्म कारक थोड़ा सा बड़ा कारक है, इसीलिए इसमें बहुत सारे रूल्स थोड़े से और अन्य की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा हैं। तो आपको जो ट्रिक है समझने की वो यही है कि आप सिंपली ये 16 धातुओं को याद कर लीजिए, बस सिंपल। जहाँ आपने 16 धातुएं याद की तो जब आप सबसे पहले वाक्य में आप देखेंगे कि मैं इनमें 16 धातुओं में से तो कोई नहीं आया है, नहीं आया, तब आगे बढ़ेंगे। नहीं, अगर आया है 16 धातुओं में से तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल कर्म कारक बनाना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, चाहे वहाँ पर मीनिंग के अकॉर्डिंग कोई सा भी चिन्ह आ रहा हो, कोई सी विभक्ति आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 सूत्र हैं। आदि सींग स्थाम कर्म, अभिनिवेश्य और उपानवध्यांगवशः। ये 3 जो सूत्र हैं वो किस चीज़ को बताने के लिए हैं? अधिकरण कारक होने पर भी द्वितीय विभक्ति लगेगी इन सूत्रों के अनुसार। मतलब वाक्य में अगर अधिकरण संबंधित क्रियाएं दी हुई हैं, देखिए अधिकरण कहाँ पे लगता है? अधिकरण का चिन्ह में और पर। में और पर का मतलब होता है जहाँ पर ऐसी अवस्था जहाँ पर क्रिया हो रही है, एक्शन जहाँ पर हो रहा है उसे अधिकरण बोलते हैं। तो जब कहीं पर भी अधिकरण मतलब क्या, तो आधार, जिस बेस पर चीज़ हो रही है वो अधिकरण होता है। अब जब अधिकरण होगा वहाँ पर तो में और पर तो आएगा ना, इस पर हुआ, इस में हुआ, इस पर हुआ या इस में हुआ। तो जब में और पर आएगा तो सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए। लेकिन इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम इस सप्तमी की जगह पर द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। ये कौन से सूत्र हैं वो हम देखते हैं और आपको इन सूत्रों को ध्यान रख के आगे ट्रांसलेशन में ध्यान रखना है, वाक्य के शुद्धिकरण में ध्यान रखना है और कारण के आइडेंटिफिकेशन में भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है सबसे पहला नियम जो है? आदि सींग स्थाम कर्म। आपको अगर संस्कृत का ये याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसमें बताया क्या है उसको हिंदी में जरूर याद कर लीजिएगा। ये उपसर्ग से संबंधित नियम है। उपसर्ग में क्या? अधि उपसर्ग के साथ में 3 धातु हैं, सींग, स्था और आस। सींग मतलब होता है सोना, स्था मतलब ठहरना और आस मतलब बैठना। सोना कहीं पर तो सोगे ना, कहीं किसी पर, पलंग पर, खाट पर, जमीन पर। ठहरना, बैठना, ये सब में क्या आएगा? पर ही तो आएगा ना। तो ये जब जितनी भी धातुएं हैं इस सब में अधिकरण लगना चाहिए, कारक लगना चाहिए। लेकिन इन धातुओं के साथ में जब अधि उपसर्ग लग जाएगा, ये वाला जो उपसर्ग है, ये वाला उपसर्ग ऐड होते ही इसमें सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो अधि से जब अधि उपसर्ग के साथ में सींग धातु और ये सब लग जाएगा तो अधि से ते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते बन जाता है। जब अध्यास्ते से बन जाता है और वाक्य में जब इस तरीके का प्रयोग आए, अधि से ते लिखा हो, अधितिष्ठति लिखा हो, अध्यास्ते लिखा हो, तो आपको वहाँ पर द्वितीय कारक का प्रयोग करना है, ना कि सप्तमी का। सप्तमी का कब प्रयोग होगा? जब इस अधि को हटा दीजिए आप। तो से, ते, तिष्ठति और आस्ते, जब ये शब्द लिखे हो तो सप्तमी का प्रयोग होगा। लेकिन यदि इस क्रिया इन धातु में उपसर्ग लग गया अधि तो वहां पर द्वितीय प्रयोग होगा। मतलब कंक्लूजन क्या है कि यदि सिंपल बिना उपसर्ग के धातुएं लिखी हुई हैं, से, ते, तिष्ठति, आस्ते, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगनी है। लेकिन यदि वहाँ पर उपसर्ग लग गया है अधि तो आपको फिर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वाक्य लिखे रहते हैं 5 और लिखा रहता है उपसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बनाइए। तो जब उपसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाने का क्या मतलब हुआ? अभी जैसे कि अभी इसको उदाहरण से मैं समझाती हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है धनिका पर्यंकम अधिसेते, मुनि आसनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन अध्यास्ते। इसका हिंदी मतलब क्या? धनिक पलंग पर सोता है, मुनि आसन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। पर आया है, आपका अधिकरण होना चाहिए। क्यों नहीं अधिकरण हुआ? किस नियम के अधिकरण अधिकरण नहीं लग रहा? अधिक उपसर्ग लगा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण नहीं होगा। क्लियर हो गया। लेकिन यदि सेते तिष्ठति आस्ते लिखा होता तो यहाँ पर अधिकरण ही होता। पर चिन्ह होने के बावजूद भी यहाँ अधिकरण नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है, तो देखिए धनिका पर्यकम अधिसेते लिखा है, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। धनिका पर्यंके सेते लिखा है, पर्यंके सेते लिखा है मतलब पर्यंके में सप्तमी विभक्ति लगा दी। और सप्तमी विभक्ति क्यों लगे? क्योंकि यहाँ से जो अधि उपसर्ग था ये हट गया है अब, तो इसलिए यहाँ पे सप्तमी आ गई। लेकिन यदि आप ऐसा बना दोगे धनिका पर्यंके अधिसेते तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अधिसेते में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ था, तो फिर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। या तो इसको द्वितीय विभक्ति करो, अगर यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है तो फिर यहाँ से उपसर्ग हटाओ, दो में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, या तो उपसर्ग को हटाइए या सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करिए। अब जैसे वाक्य आ गया, ये लिखा हुआ है धनिका पर्यंके सेते, ये लिखा है आपके में। अब क्वेश्चन आ गया कि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्य को बदलिए या वाक्य का ट्रांसलेशन करिए, तब क्या लिखेंगे आप? धनिका पर्यंके अधिसेते, आपने उपसर्ग लगा दिया ना अधि, तो उपसर्ग का प्रयोग भी हो गया, तो उपसर्ग का प्रयोग हो गया तो सीधे के सीधे विभक्ति बदल गई। इसीलिए एग्जामिनर कई बार पूछते हैं कि विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको इसका प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आपको इसको ट्रांसलेट करना है या सही करना है या कुछ भी करना है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। कर्म कारक में उपसर्ग का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, उससे संबंधित बहुत नियम है, तो ज़्यादातर आप ये दिमाग में रखिए कि जब भी इस टाइप का उपसर्ग का प्रयोग आए तो द्वितीय विभक्ति से संबंधित 90% केसेस में द्वितीय विभक्ति से संबंधित ही नियम आते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए कि अधि उपसर्ग के साथ में इन तीन धातुओं के साथ में रहने पर सप्तमी विभक्ति के का नियम दिखने के बावजूद भी, चिन्ह दिखने के बावजूद भी हमको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। यदि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे उपसर्ग के साथ में तो वो गलत हो जाएगा। यदि आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको फिर उपसर्ग यूज नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट नियम है, ये तीनों जो नियम है वो सप्तमी विभक्ति को द्वितीय विभक्ति में कन्वर्ट करने के ही है कि जहाँ पर सप्तमी लगनी चाहिए पर द्वितीय लगेगी। अभिनिविष्ट, यहाँ पर विष धातु में पूर्व में अभि और नी उपसर्ग एक साथ हों तो सप्तमी की जगह द्वितीय हो जाती है। अभि और नी दोनों उपसर्ग एक साथ होने चाहिए, ये नहीं कि एक, तो अभि और नी जब दोनों उपसर्ग जुड़ के विष धातु में जुड़ेंगे तो एक शब्द बन जाता है अभिनिविष्टे। जिस भी वाक्य में अभिनिविष्टे लिखा हो वहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, सिंपल है। अगर एक भी हट गया, जैसे यहाँ से मैंने दूसरा बनाया सज्जना सन्मार्गम निविशते, निविशते बस लिखा है मैंने, अभी को हटा दिया, ठीक है, अभी हटा दिया इसमें मैंने, निविशते बस लिखा है, तब भी ये नहीं लगेगा, सन्मार्ग ही लगेगा। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, सन्मार्ग की द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। जब दोनों साथ में होंगे तभी सप्तमी विभक्ति की जगह द्वितीय विभक्ति आएगी, नहीं तो सप्तमी ही लगेगी। तो दोनों को मिलाने से अभिनिविष्टे बनता है। तो एक सिंपल याद करने का है कि जहाँ पर भी अभिनिविष्टे शब्द आए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है, लास्ट वाला है ये नियम, ये भी उपसर्ग संबंधित है। उपांग बंध्वान वशा, उपसर्ग अनु अधि और आंग, इन चार उपसर्ग के साथ में जब वस धातु मिलती है तो सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन दोनों के साथ मिलने पर क्या बनेगा? उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति, सभी का मतलब होता है निवास करना। तो सब में सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो गई बैकुंठम की। नहीं तो अगर वैसे देखा जाए हरि वैकुंठ में निवास करते, मैं मतलब सप्तमी विभक्ति होना चाहिए था, तो बैकुंठे होना चाहिए, लेकिन बैकुंठे नहीं हुआ, बैकुंठम है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये उपसर्ग जुड़े हुए हैं, उप, अनु, अधि और आ। ये आपको याद रखने हैं। चार उपसर्ग के साथ में जब बस धातु का प्रयोग होता है तो आपको सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति। बस एक कंडीशन है, जो उपवसति, उपवास जो होता है ना हमारा व्रत, फास्टिंग, अगर वहाँ पर कोई नियम, वहाँ से संबंधित कोई वाक्य आ रहा है तो नहीं लगेगा। बाकी सब जगह में जहाँ पर अधिकरण का स्थान है वहाँ पर द्वितीय लगेगी, क्योंकि व्रत में अधिकरण का काम ही नहीं है ना, नियम ही अधिकरण से संबंधित है। तो कोई व्रत या फास्ट करो उसमें अधिकरण है ही नहीं, तो इसीलिए ये नियम नहीं लगेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, उपवसति यदि व्रत के लिए हो तो यह नियम नहीं होगा। ग्रह उपवसति में ग्रह जो सप्तमी विभक्ति वही लगे, वो जो नियम लगना चाहिए उसके हिसाब से ही बनेगा ग्रह उपवसति। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके नियम हैं। लास्ट इसका उपपद विभक्ति, आपके सिलेबस में उपपद विभक्ति हैं। उपपद विभक्ति का मतलब होता है कि जहाँ पर क्रिया के हिसाब से परिवर्तन नहीं हो रहा है कारकों में, वो अन्य शब्दों के माध्यम से होता है। अन्य शब्द में क्या होंगे? ज़्यादातर अव्यय होंगे। ठीक है, अव्यय होंगे, उपसर्ग होंगे या कोई और दूसरी चीज़। उपसर्ग तो क्योंकि धातु के साथ जुड़ते हैं तो उसमें क्रिया आ जाएगी। तो ज़्यादातर अव्यय जो होते हैं उन शब्दों के साथ के हिसाब से जब कारक का डिसाइड होने लगता है तो वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें सिंपल है, आपको वो कुछ शब्द हैं लिमिटेड जो अव्यय के रूप में, उनको आपको याद कर लेना कि अगर ये शब्द वाक्य में लिखे हैं तो वहाँ द्वितीय विभक्ति लगनी है। सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं, वो शब्द याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे हमने अव्ययीभाव समास में इसके पहले जो वीडियोज उसमें पढ़े थे कि तत्पुरुष समास में, सॉरी, कि
कौन कौन से कारक विभक्ति के साथ में कौन कौन शब्द आएंगे, वैसे यहाँ पर भी हैं। तो ये शब्द कुछ लिखे हैं मैंने, जैसे कैसे उभयता, सर्वथा, धिक। धिक मतलब क्या होता है, धिक्कार, जो शोक के रूप में होता है। उपरी उपरी मतलब ऊपर ऊपर, अद्याधि मतलब पास में, अधो अधा मतलब नीचे नीचे, अभिता मतलब चारों ओर, अभिता है, अभी माँ नहीं है, अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों, सम्या निकट, निकसा समीप, हा मतलब भी धिक्कार होता है, प्रति मतलब की ओर, अंतरा मतलब बीच में, अंतरण मतलब बिना। इतने ये शब्द हैं। जब ये शब्द आए, जहाँ भी वाक्य में ये शब्द आए, तो इन सबसे संबंधित संज्ञा समूह की द्वितीय विभक्ति होती है। बस सिंपल इज दैट। अब कैसे होगी द्वितीय विभक्ति, जैसे कि उभयता, उभयता का वाक्य कैसे बने, कृष्णम उभय अवितः परितः गोपा संति, कृष्ण के चारों ओर गोपियाँ हैं या ग्वाले हैं। तो जब हमने लिखा तो किसके चारों ओर, कृष्ण की, तो कृष्ण की होगी, ना कि गोपियों की होगी। कृष्णम अवितः परितः, धिक पापिनम, पापियों को धिक्कार है, किसको धिक्कार है, पापियों को, तो धिक पापिनम। गृहम उभयता वृक्षा संति, गृह के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो किसके चारों ओर वृक्ष हैं, किसके दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रह के, तो ग्रह की होगी द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर आप देखिए ये शब्द आए हैं, उभय आया है, धिक आया है, अविता आया है, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोक में हरि है, ऊपरी ऊपरी आया है 2 बार, अधो अधा नवान पयोधरन, नवीन मेघों के नीचे, अधो अधा मतलब नीचे की तरफ आया है। देवालयम प्रति गच्छति, देवालय की ओर जाते हैं। प्रयागराजम निक्सा नदी प्रवति, निक्सा मतलब और समया मतलब निकट होता है, तो इसके निकट से नदी बहती है। त्वाम माम च अंतरा हरि, अंतरा मतलब होता है बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं, तो किसके बीच में हरि है, तुम्हारे और मेरे, दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी, त्वाम और माम। ठीक है, हरि में नहीं लगेगी, ना अंतरा में लगेगी, वो तो अव्यय है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो वैसे ही के वैसे रहने, प्रथम विभक्ति एक वचन में ही रहेंगे। लेकिन परिवर्तन किस में हो रहा है, संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन हो रहा है। किसके साथ संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन हो रहा है, इन शब्दों के साथ में, जो शब्दों के साथ में जुड़े हुए हैं। हरेम अंतरेण ना सुखम, तो अंतरण मतलब क्या होता है, बिना, तो हरि के बिना सुख नहीं है, तो किस में आएगी द्वितीय विभक्ति, हरि में। किसके बिना सुख नहीं, हरि के बिना सुख नहीं। आप सिंपल क्वेश्चन अराइज करिए, ठीक है, जब आपको जो आंसर मिले वही कर्म संज्ञा के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो जितने भी शब्द थे उनके सबके मैंने एक एक वाक्य यहाँ पर बना दिए। आप उन शब्दों को याद कर लीजिए, जब भी वाक्य में वो शब्द दिखें आपको, आप सिंपल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कुछ और उदाहरण है। नेक्स्ट है काल अध्वनिर अंत्यन संयोगा, मतलब काल और अध्वन का अत्यंत संयोग। अत्यंत का मतलब होता है निरंतर संयोग, जो कंटिन्यूशन में बना हुआ है। काल मतलब होता है समयवाची और अध्वन मतलब होता है मार्गवाची। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आते हैं जो आपको ये बताते हों कि कहाँ पर मार्ग का बात हो रही है, कहाँ पर समय की बात हो रही है, वहाँ पर भी कर्म कारक होता है। जैसे क्रोशम है, तो क्रोशम क्या बता रहे हैं, कोश कितनी दूर है, कोश गिरी पर्वत कितनी दूर है, क्रोशम। तो क्रोश जो है वो किस चीज़ को बता रहा है, मार्ग को बता रहा है, मार्ग की दूरी बता रहा है कि कितनी दूर है। तो क्रोश कुटला नदी ऐसी नदी के लिए बताया जा रहा है। तो ये सब कैसे हो गए, मार्गवाची हो गए। लास्ट में लिखा हुआ सा वर्षम रामायण अधीते, सा सप्तदिनानि रामायण पढ़ती, तो ये समय के लिए है कि वह 1 वर्ष से रामायण पढ़ते हैं, वह 7 दिनों से रामायण पढ़, सप्तदिनानि बहुवचन का रूप है, इसीलिए यहाँ पर दिनानि लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इन शब्दों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का भी प्रयोग होता है। ये वृक्षम वृक्षम 2 बार, कोई शब्द 2 बार आया है लिख के वृक्षम वृक्षम, तब भी आपको द्वितीय लगाना है। प्रति, परि और अनु, ये 3 शब्द हैं ऐसे, अगर आते हैं वाक्य में तब भी आपको द्वितीय लगाना है। हरिम, विष्णु, प्रति, परि, अनु, इनके मीनिंग क्या लिखे हैं, प्रत्येक वृक्ष में सींचता है, लक्ष्मी जी विष्णु जी के हिस्से में है, विष्णु जी का यह भक्त है। तो यहाँ पर जो प्रति, परि और अनु है, ये 3 जो हैं, इनमें आपको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। इससे संबंधित जो संज्ञा है उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो विभक्ति या कारक लगने हैं तो उसमें किस में लगने, इतने सारे शब्दों में किस में लगेंगे, उसमें लगेंगे जिससे उसका अर्थ निकल के आ रहा है, जिससे उसका आंसर निकल के आ रहा है। सिंपल, किसको सींचता है, वृक्ष को सींचता है, तो वृक्ष में द्वितीय विभक्ति लगनी है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले के एग्जाम में, जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, के बिना दूसरा कारक होना चाहिए, लेकिन द्वितीय लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि बिना आया है यहाँ पर। मंदिरम ऊपरी ऊपरी ध्वजा विद्यते, मंदिर के ऊपर ऊपर ध्वजा ऊपरी ऊपरी आया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, बिल्कुल भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ब्रीफ करते हैं, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। कर्म कारक में 2 जो सूत्र हैं, पहले में कर्म की परिभाषा बताई है, दूसरे वाले में बताया है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कौन कौन सी क्रियाओं के साथ हो सकता है। तो द्विकर्मक क्रियाएं हैं, जो 16 धातु हैं द्विकर्मक, उनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है। पहली ट्रिक, आपको वो 16 की 16 याद कर लेनी, जहां भी जिस वाक्य में वो 16 धातुएं दिखें आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। दोनों कर्म दिखेंगे क्योंकि आपको,
ठीक है, एक प्रधान कर्म और एक अप्रधान कर्म या गौण कर्म। नेक्स्ट है कुछ उपसर्ग हैं और उनके साथ में कुछ जो क्रिया है स्पेशल, वो अधिकरण या सप्तमी विभक्ति की क्रिया है। तो वो सप्तमी विभक्ति कब द्वितीय विभक्ति में बदल जाएगी, उसके लिए 4 या 5 जो उपसर्ग दिए हैं उनको, उन शब्दों को याद कर लीजिए आपके। अगर ये वाले उपसर्ग लगे हुए हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। लास्ट है उपपद विभक्ति, उसमें आपको वो जो कुछ अव्यय के शब्दों के नाम लिखे हुए हैं उन शब्दों का यदि प्रयोग आए तब आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सिंपल वाक्य लिखा हुआ आएगा, उसमें सब तरीके के चिन्हों के हिसाब से आपको ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको यदि ये नियम पता होंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे कि हाँ कर्मकारक ही होगा इसमें, क्योंकि आपने नियमों के हिसाब से पढ़ा हुआ है, तुक्केबाजी से नहीं पढ़ा हुआ है, किसी की देखा देखी। नियम से पढ़ने का यही फायदा होता है कि यदि आपको रूल याद है तो आप वो जब भी जहाँ लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कारक को ऐसे पढ़िए कि आप इसका यूज़ मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल प्लेसेस में कर सकें, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये एक की टाइप की, अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको आप लर्न करते चले जाइए कि बस इसके साथ में ये विभक्ति प्रयोग होनी, जो चिन्ह के साथ आइडेंटिफाई है, को के साथ में होना है, वो एक अलग विषय है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकती है वो हमने यहाँ पर आज समझा है, और आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ के इसके नोट्स बना के लिखिए, एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला जो कारक है वो हम कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है इस टाइप की वीडियोज़ की उनको आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।